आज जब सुमेर कई महीने बाद आर्मी से घर लौटा तो अपने पिता को फुटपाथ पर ऐसी हालत में देख सुमेर के होश उड़ गए, मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे पिताजी, आप यहाँ ऐसी हालत में? सुमेर ने बड़ी ही बेचैनी से पूछा। बेटा, वह बहू, कहते कहते कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगे। सुमेर को समझते देर न लगी। वह उनका हाथ पकड़ सीधे उन्हें घर लेकर पहुंच गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देख उसका खून खोल उठा। हॉल में बैठी उसकी पत्नी सहेलियों के संग किट्टी पार्टी मना रही थी और उसकी माँ बाहर आंगन में बैठकर चमचमाती धूप में बर्तन साफ कर रही थी। अपने माँ बाप की ऐसी हालत देख सुमेर से बर्दाश्त ना हुआ। गुस्से से लाल सुमेर को देख उसकी सारी सहेलियाँ उठकर खड़ी हो गई। नीलिमा ने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक पति को देख उसके होश उड़ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे मेरे माँ और पिताजी के साथ ऐसा करने की? कहते हुए सुमेर ने न दाएं देखा न बाएं और उसने दोनों हाथों से अपनी पत्नी के मुंह पर थप्पड़ बजाने शुरू कर दिए। नीलिमा के चेहरे का लाल रंग देख उसकी सहेलियों के होश उड़ गए और धीरे धीरे सभी सहेलियां वहां से एक एक करके वहां से खिसक ली। गुस्से से लाल पति का ऐसा भयंकर रूप देखकर नीलिमा थर थर कांपने लगी और हाथ जोड़ते हुए सुमेर के पैरों में लौट गई। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहते हुए सुमेर ने उसकी खूब धुनाई की। दरअसल सरस्वती जी और कैलाश जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा धीरज और छोटा बेटा सुमेर। कई साल पहले ही उनके बड़े बेटे की मौत हो गई थी। उनकी बड़ी बहू का चाल चलन ठीक नहीं था। इसी बात को लेकर घर में रोज कलह होता था, जिस कारण उनके बेटे धीरज ने अपनी जान दे दी। गांव में पंचायत हुई, बहू को उसके घर भेज दिया। अब सारा भार सुमेर के कंधों पर आ गया। हालांकि उसकी उम्र बहुत कम थी। बेचारी सरस्वती जी और कैलाश जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। भगवान तो जैसे उनकी किस्मत में सुख लिखना ही भूल गया था। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जीवन में कभी उन्हें सुख नहीं मिला। शुरू से ही मजदूरी कर बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कामयाब बनाया। जब उनके बड़े बेटे की शादी हुई थी तब सुमेर की उम्र बहुत कम थी। बड़े बेटे की मौत ने दोनों पति पत्नी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। बेटे के गम में सरस्वती जी तो कई महीने तक बिस्तर पर ही रही। बेटे का गम और पत्नी की हालत देख कैलाश जी बुरी तरह टूट चुके थे। धीरे धीरे सरस्वती जी ने होश संभाला और एक दिन उनकी हालत में सुधार आया। समय बीतता गया और एक दिन सुमेर भी शादी लायक हो गया। उसकी शादी नीलिमा से हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही सुमेर की आर्मी में भर्ती हो गई। जिस दिन बेटा जा रहा था उस दिन सरस्वती जी अपने बेटे के गले लगकर खूब रोई। बेटे, हमसे दूर मत जा, हमने अपना एक बेटा तो खो दिया है, हम तुझे खोना नहीं चाहते। माँ, आप क्यों रो रही हो? मैं बीच बीच में चक्कर लगाता रहूँगा। और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए, आपके बेटे को देश की रक्षा करने का मौका मिला। सुमेर अपनी माँ की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए बोला। और वैसे भी नीलिमा है ना आप दोनों का ख्याल रखने के लिए, वो आपकी खूब सेवा करेगी। यह कहकर सुमेर अपने कमरे में अपना बैग लेने चला गया तो नीलिमा उससे बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं आपके बिना यहाँ क्या करूँगी? अरे नीलिमा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा? मेरे बाद तुम ही तो उनका सहारा हो। मेरे माँ पिताजी ने बहुत दुख देखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी इतनी सेवा करो कि वह अपने हर एक गम भूल जाए। उस समय तो नीलिमा झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए हाँ में सर हिला दिया। सुमेर के जाने के बाद 1-1.5 महीने तो नीलिमा ठीक ठाक रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको सरस्वती जी और कैलाश जी अखरने लगे। उनका हर एक काम करते हुए उनकी बहू पर जोर पड़ने लगा। दोपहर के 12 बजने को आए थे। अभी तक नीलिमा ने अपने सास ससुर को खाना नहीं दिया था। आंगन में बैठे दोनों पति पत्नी टुकुर टुकुर रसोई की तरफ देख रहे थे। काफ़ी देर होने के बाद जब बहू ने उन्हें खाना नहीं दिया तो कैलाश जी ने बहू को आवाज़ लगाई। बहू, कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं, आज खाना नहीं बनाया क्या? कैलाश जी की आवाज़ सुन बहू अपने कमरे से दनदनाती हुई आई और बोली, अब खाना भी क्या मैं ही डाल कर दूंगी तुम दोनों को? बना कर रख दिया है, उठकर अपने आप खा लो। अभी इतना भी बुढ़ापा नहीं आया है कि 2 रोटी खुद लेकर न खा सको। नीलिमा बुरी तरह चिल्लाते हुए बोली तो सरस्वती जी और कैलाश जी हैरान रह गए। धीरे धीरे नीलिमा अपना असली रूप दिखाती जा रही थी। अब तो नीलिमा ने उनके ऊपर कहर ढाना शुरू कर दिया था। अगले दिन सरस्वती जी अपने कमरे में आराम कर रही थी और कैलाश जी बाहर टहल रहे थे।
सरस्वती जी को कमरे में आराम करते देख नीलिमा आग बबूला हो गई। माँ जी, आप यहाँ टांग फैलाकर आराम कर रही हैं और मैं वहाँ घर के कामों में लगी हूँ। जल्दी से चारपाई छोड़ो और जाकर झाड़ू पोछा करो। इस तरह निठल्लों की तरह बैठकर खाने को नहीं मिलेगा। बहू की बात सुनकर सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी सरस्वती जी खड़ी हो गई और बोली, बहू, मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं घर के काम करूं। काम नहीं करोगी तो फिर तुम लोगों को खाना नहीं बनाऊंगी। नीलिमा उनकी तरफ घूरते हुए बोली तो सरस्वती जी चुपचाप जाकर पोछा मारने लगी। कुछ देर बाद कैलाश जी भी बाहर से टहल कर आ गए। सरस्वती जी को पोछा मारते हुए देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उनकी कमज़ोर हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वह घर का काम कर सके। बड़े बेटे की मौत के गम ने ही दोनों पति पत्नी को समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। नीलिमा के अंदर बहू वाला कोई गुण नहीं था। पति के कहे अनुसार उसने अपना एक भी फर्ज नहीं निभाया। सुमेर अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। उसके माता पिता का जीवन बड़ा ही कष्टों से भरा हुआ था। घर में दो दो बहू आई, लेकिन सुख उन्हें एक का भी नहीं मिला। अब तो यह रोज का ही काम हो गया था। नीलिमा घर के नौकरों वाले सभी काम सरस्वती जी से कराने लगी। अगर सरस्वती जी और कैलाश जी कुछ कहते तो नीलिमा उन्हें टॉर्चर करती। माँ जी, पहले ही आपका एक बेटा आपसे दूर हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने इस बेटे को भी खो दो। इस तरह की बातें सुनकर सरस्वती जी, कैलाश जी बहू की हर एक बात मानने पर मजबूर हो जाते। हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जो भगवान हमें ऐसी ऐसी सजा दे रहा है। सरस्वती जी अपने पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए बोली, माँ जी, आप तो हर समय टैंसुए बहाती रहती हैं। घर के कुछ काम भी कर लिया करो। बिना बताए तो आप एक काम भी नहीं करती। नीलिमा कमर पर हाथ रखते हुए बोली। सरस्वती जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। यह देखकर नीलिमा को गुस्सा आ गया। वह सरस्वती जी का हाथ पकड़कर उन्हें रसोई में ले गई और बोली, आपकी जगह वहाँ नहीं, यहाँ रसोई में है। पहले रसोई का सारा काम समेट लीजिए, उसके बाद अपने कमरे में पैर रखना। और हाँ, काम जल्दी जल्दी करो। आज मैंने घर में किट्टी पार्टी रखी है। मेरी कुछ सहेलियाँ आएंगी, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बना लेना। कहकर मिनाली अपने कमरे में चली गई। बहू, जरा 200 रुपये दे दे, मुझे अपना चश्मा ठीक करवाना है। कैलाश जी बहू से बोले, देखिए पिताजी, आपका बेटा इतने पैसे नहीं भेजता है कि मैं आपका भी खर्चा उठाऊं। अगर आपको खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो यह लीजिए सब्जी, खेत से आई थी, जाकर इन्हें बेच आओ। आप दोनों का खर्चा आराम से निकल जाएगा। बहू की बात सुनकर कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए। कैलाश जी को सब पता था कि उनका बेटा उनका खर्चा पानी के लिए पैसे भेजता है। सुमेर जो भी खर्चा अपने माता पिता के लिए भिजवाता था, नीलिमा उन्हें 1 रुपया भी खर्च करने के लिए नहीं देती थी। वह उन पैसों को अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग व घूमने फिरने में खर्च कर देती थी। और जो खेत में छोटी मोटी आमदन होती थी, उन्हें भी नीलिमा अपने पास ही रखती थी। कैलाश जी के पास ज़्यादा ज़मीन जायदाद तो नहीं थी, लेकिन हाँ, उनके बड़े बड़े 2 खेत थे जो उन्होंने बटाई पर दे रखे थे। उन खेतों में हरी सब्जियां होती थी। वह लोग खूब सारी सब्जियां कैलाश जी के घर भी भिजवा दिया करते थे। अब सरस्वती जी की भी तबीयत खराब रहती थी। बहू दवाई के लिए भी 1 रुपया नहीं देती थी। अब मजबूरन ही कैलाश जी को फुटपाथ पर बैठकर सब्जियां बेचनी पड़ी। सरस्वती जी ने इस काम के लिए कैलाश जी को खूब मना किया। देखिए, आपको यह काम करने की ज़रूरत नहीं है। हल्की फुल्की खांसी है और बुखार है, मुझे ठीक हो जाएगा। सरस्वती, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा जब तक दवाई नहीं लोगी? मैं तुम्हारी दवाई के लिए इतने पैसों का इंतजाम तो कर ही लूँगा। कहकर कैलाश जी गांव से बाहर फुटपाथ पर थोड़ी सी सब्जियां लेकर बैठ गए। उधर घर पर नीलिमा की सहेलियां भी किट्टी पार्टी मनाने आ गई। सरस्वती जी ने उन्हें नाश्ता पानी और खाना सब करा दिया था। बहू, घर का सारा काम हो गया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। बर्तन तुम खुद साफ कर लेना। कहकर जैसे ही सरस्वती जी अपने कमरे में जाने लगी, नीलिमा ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। माँ जी, बर्तन तो आप ही साफ करेंगी। कहकर नीलिमा ने किचन से सारे बर्तन उठाकर बाहर आंगन में रख दिए। लीजिए, अब बैठे बैठे साफ कर लीजिए। अगर एक भी बर्तन छूटा ना तो फिर देखना। नीलिमा उनकी तरफ आंखें दिखाते हुए बोली तो सरस्वती जी चुपचाप बर्तन साफ करने लगी। बेटे के बिना दोनों पति पत्नी की हालत नौकरों से कुछ कम नहीं हो रही थी। आज सुमेर भी बिना बताए आर्मी से घर लौट रहा था।
आज जब सुमेर कई महीने बाद आर्मी से अचानक घर लौटा तो रास्ते में गांव से बाहर अपने पिता को फुटपाथ पर सब्जी बेचते देख सुमेर के होश उड़ गए। मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे पिताजी, आप यहाँ इस हालत में? किसने कहा आपसे यह सब करने के लिए? सुमेर ने बहुत ही हैरानी से पूछा। सुमेर को देखकर कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वो बहू कहते कहते कैलाश जी चुप हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। सुमेर को समझते देर न लगी। सुमेर उनका हाथ पकड़ सीधे उन्हें घर लेकर पहुंच गया। घर पहुंचते ही जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देख सुमेर का खून खोल उठा। हॉल में बैठी उसकी पत्नी नीलिमा सहेलियों के संग किट्टी पार्टी मना रही थी और उसकी माँ सरस्वती जी बाहर आंगन में बैठ चमचमाती धूप में बर्तन साफ कर रही थी। सुमेर को देखकर उसकी सारी सहेलियाँ खड़ी हो गई। नीलिमा ने पीछे मुड़कर देखा तो सुमेर को देखकर चौंक गई। अरे आप कब आए? आपने तो फ़ोन भी नहीं किया, लड़खड़ाती हुई जबान से बोली। सुमेर ने ना दाएं देखा ना बाएं और दोनों हाथों से नीलिमा के मुंह पर थप्पड़ बजाने शुरू कर दिए। नीलिमा के चेहरे का लाल रंग देख नीलिमा की सहेलियों के होश उड़ गए। पति का ऐसा भयानक रूप देख नीलिमा थर थर कांपने लगी। क्रोधित सुमेर नीलिमा के बाल पकड़ मुंह भींचते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ पिताजी के साथ ऐसा करने की? मेरे पीठ पीछे तूने इन्हें नौकर बना दिया। मुझे पिताजी ने सब कुछ बता दिया है। मैंने जब भी कभी तुझसे फ़ोन पर बात की तूने हमेशा यही कहा कि माँ पिताजी ठीक है। तूने मेरे विश्वास को तोड़ा, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन गलती मेरी है जो तुझ पर विश्वास कर अपने माता पिता को मैंने तेरे भरोसे छोड़ दिया। अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, तुझे तलाक दूंगा। तलाक का नाम सुनकर नीलिमा की आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं सुमेर, ऐसा मत करो, मुझे तलाक मत दो, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो। नीलिमा सुमेर के आगे गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन सुमेर ने नीलिमा को माफ़ नहीं किया। कैलाश जी और सरस्वती जी ने बेटे को खूब समझाया, लेकिन उसने उनकी भी नहीं सुनी। माँ, हम पहले ही ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। मैं नहीं चाहता अब और आगे आपको कष्ट मिले। मैं अपनी जॉब छोड़ आप लोगों के साथ यहीं गांव में रहूंगा। क्या फ़ायदा ऐसी देश की रक्षा करने का जब मैं अपने जन्मदाता की ही रक्षा न कर पाऊँ। मेरे लिए पहली सेवा आपकी है। नीलिमा से तलाक होने के बाद सुमेर ने अपने माता पिता के लिए अपनी आर्मी की जॉब छोड़ दी और जो कुछ खेती बाड़ी थी माँ बाप के साथ रहकर उसे संभालने लगा और साथ ही अपने माँ बाप की भी सेवा करता रहता।